स्टूडेंट्स, बेटा जो है कि आज हम लोग जो है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में है ना, जो उसके एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है, और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करें। हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकेंड लॉ पढ़ा, थर्ड लॉ पढ़ा, है ना, और मोमेंटम के बारे में भी डिस्कस किया हमने। अब देखते हैं उसके कुछ एप्लीकेशन जो कि न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन है ना, मैकेनिक्स में जो अप्लाई होने वाला है उनको देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें ब्रीफ में पॉइंट आउट किया है, वो मैं आपको बताऊँगा भी। लेकिन सबसे पहले क्या है कि आपको देखना ये है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कॉमन फोर्सेस यूज्ड इन मैकेनिक्स, जो भी हम न्यूटन की मैकेनिक्स यहाँ अप्लाई करेंगे उसमें जो कॉमन फोर्सेस यूज होने वाले हैं उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। एक फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स, जो कि बाहर से एक्ट होता है ना। उसको हम दो कैटेगरी में डालते हैं। एक सिंपल हम लिखते हैं एफ का मतलब फोर्स बाय एजेंट, ठीक है ना, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, जो बाहर से फोर्स। मान लीजिए एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक बंदे ने क्या है फोर्स लगाया है ना, धक्का दिया इसको, इस फोर्स को बोलेंगे सिंपल फोर्स बाय एजेंट, है ना, एक्सटर्नल एजेंट। इसको सिंपल हम एफ से डिनोट करते हैं। और एक तो एक्सटर्नल फोर्स में आपका आता है एम जी का मतलब क्या, एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को अर्थ क्या अपनी तरफ खींच रही है। इस ब्लॉक का मास कितना है, कैपिटल एम मान लिया, और अर्थ किस एक्सेलरेशन से खींच रही है अपनी तरफ, जी से। तो इस पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, एम जी। कितना लगा रही है, एम जी। तो ये आपका एम जी जो है ये भी एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में आता है। इसको बोलते हैं फील्ड फोर्स, क्योंकि यहाँ अर्थ और ब्लॉक में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी अर्थ इसको अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। इसलिए हम एम जी को बोलते हैं फील्ड फोर्स बोलते हैं, या तो बोलते हैं वेट ऑफ दी बॉडी, है ना। आगे चल करके हम न्यूटन सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन में और डेप्थ में जाएंगे तो और भी समझ में बात आएगी आपको। हालांकि हमने दो कैटेगरी बता दी आपको एक्सटर्नल फोर्स की, जो बाहर से लगता है। एक फोर्स होता है तुम्हारा इंटरनल, मैंने डिटेल में आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था इंटरनल फोर्सेस के बारे में, है ना। इसमें क्या है, तीन टाइप के फोर्सेस आपके आ गए। एक तो आपका आ गया क्या कि टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया बेटा जी, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन आता है जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ना, और सरफेस के हमेशा नॉर्मल एक्ट होता है। और एक फ्रिक्शन फोर्स होता है जिसको लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। तो ये देयर आर क्या है, तीन जो आपके पास क्या हैं, ये इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस का मतलब कि ये फोर्सेस कभी किसी सिस्टम में लग रहे हैं अगर हैं, ये सारे के सारे फोर्सेस जो है कि सिस्टम के मोमेंटम को चेंज, नेट मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाते हैं, ये मैंने बताया है। अच्छा, इन तीनों फोर्सेस का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर इन तीनों फोर्सेस की बात करें हैं हम, इन तीनों फोर्सेस का जो नेचर, आप पूछोगे ना नेचर में जो है कि चार फोर्सेस होते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक वीक फोर्स होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर इन चारों जो फंडामेंटल हमारे फोर्सेस हैं, है ना, इनमें इन चारों में से ये किस में आएगा, ये जो आपका है टेंशन है, नॉर्मल है, फ्रिक्शन है, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे। ये तीनों के तीनों को बोलते हैं तीनों फोर्सेस क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है कि नहीं बेटा जी, क्योंकि तीनों के तीनों कांटेक्ट फोर्स हैं आपस में। कांटेक्ट दो, जब कांटेक्ट में आने के बाद ही टेंशन भी काम करता है, नॉर्मलाइजेशन भी काम करेगा, फ्रिक्शन भी काम करेगा। इसको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है। नॉर्मल रिएक्शन, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ पर है, रेड वाली, है ना। अब देखते हैं कि इस बॉडी, अब कितने फोर्सेस यहाँ लग रहे हैं। ये आपका सरफेस है, मान लो ग्राउंड का इस सरफेस है। तो अब बोलो रेड वाली बॉडी को ग्रेविटी कहाँ खींच रही होगी, अपनी तरफ। ये जो एम जी है, ये कौन सा फोर्स, कौन लगा रहा है, फोर्स लगा रही है, ग्रेविटी लगा अपनी सेंटर की तरफ लगा रही है ना। इसको बोलेंगे वेट ऑफ द बॉडी, एम जी तो लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सरफेस आ गया बीच में, ये बॉडी नीचे की तरफ जा नहीं पाएगी, लेकिन ये फोर्स तो लगता रहेगा, ठीक है। अभी क्या करेगा, जब एम जी लग गया, ग्रेविटी ने क्या एम जी लगा दिया, नो प्रॉब्लम। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। अब ये पूरी की पूरी बॉडी क्या करेगी, इस सरफेस को प्रेस करेगी नीचे की तरफ, दबाएगी। क्यों, क्योंकि एम जी कहाँ खींच रहा है, नीचे की तरफ। तो ये बॉडी कहाँ जाना चाहेगी, नीचे की तरफ, लेकिन बीच में क्या आ गया, सरफेस आ गया। तो ये रेड वाली बॉडी जो है इस ब्लैक वाले सरफेस को नीचे की तरफ दबाएगी। ये जो हमने बनाया है एन,
अब देखो ये कांटेक्ट सरफेस है, क्या है, कांटेक्ट सरफेस है। अब ये बॉडी जो इस सरफेस को नीचे की तरफ प्रेस कर रही है, दबा रही है, और जिस फोर्स से क्या कर रही है वो नीचे की तरफ क्या है, पुश करेगी, उसको हम बोलेंगे एन। नॉर्मल बोलेंगे एन, मतलब एन फोर्स किस पे लगा है, इस सरफेस पे लगा है। किसने लगाया है, रेड वाली बॉडी ने, ब्लॉक ने लगाया है, ठीक है ना। अब ये ब्लॉक ने जब सरफेस को कहाँ पर प्रेस किया, बोलो नीचे की तरफ, तो ये सरफेस भी बॉडी को रिएक्ट करेगा ऊपर की तरफ। तो ये जितना रेड वाली बॉडी सरफेस पर जितना फोर्स लगाएगी एन, उतना ही फोर्स क्या है, ये वाला सरफेस रेड वाली बॉडी पे लगाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और ये जो इसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर जो बॉडी के ऊपर साइड पे लगता है उसको रिएक्शन बोलते हैं। इसको एक्शन बोलेंगे, इसको रिएक्शन बोलेंगे। याद रखिएगा ये वाला एन जो है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये बॉडी पर लगा हुआ है, और ये वाला जो फोर्स है ये सरफेस पर लगा हुआ है। और mg कहाँ लगा हुआ है, ये बॉडी पर लगा हुआ है। अगर इस बॉडी को हम बाहर निकालते हैं तो इस बॉडी पर सिर्फ दो ही फोर्स दिखाई पड़ेंगे, एक तो mg कहाँ पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है बेटा जी। और क्योंकि ये वाला जो फोर्स है n, वो तो सरफेस पे लगा हुआ है, और हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं बॉडी की। अब बताओ ये बॉडी न तो राइट में मूव कर रही है, न तो लेफ्ट में मूव कर रही है, न तो अप मूव कर रही है, न तो डाउन में मूव कर रही है। इसका मतलब इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो राइट साइड में कोई फोर्स ही नहीं है, लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं है। जितना फोर्स नीचे होगा उतना ही फोर्स क्या होगा, ऊपर होगा, न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड वाइज। तो आप तभी पॉसिबल, अगर अगर रुकी हुई है तो पक्का ही होगा कि mg इक्वल टू क्या होगा, n होगा, तो n इक्वल टू mg के बराबर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम बॉडी पर फोर्सेस को दिखाते हैं। इसको डिटेल में हम और पढ़ाएंगे जब छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे, अभी आप इतना समझो, ठीक है ना। अब देखो हम बात करते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये क्या सिस्टम बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं एटवुड्स मशीन। जैसे आपने देखा होगा गन्ने की जो मशीन होती है ना, जो जहाँ से क्या है, गन्ने का जो रस निकालने वाली जो मशीन होती है, उसमें छोटी छोटी पुली लगी होती है ना, पुली, जिसमें क्या बेल्ट लगा होता है, और बेल्ट घूमता है वो, तो क्या है कि वो गन्ने का वहाँ से जूस निकालती है। वैसे भी किसी जो जहाँ पर गन्ने जैसी, आपने देखा होगा उस मशीन को, जिसमें क्या है, बेल्ट लगा होता है, और बेल्ट रोटेट करेगा तो एक पुली मोटर के पास होती है, दूसरी पुली कहीं और होती है। तो मोटर की पुली के सहारे क्या है, बेल्ट दूसरी पुली को भी चलाता है। आई थिंक मेरी बात समझ पाए आप लोग। इसे ही बोलते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कंस्ट्रेन्ड मोशन, तो वहाँ पर और भी हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ समझो, ये क्या है, आपकी एक पुली है, ये आपका रिजिड सपोर्ट है, ये आपका पुली है, और ये घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है। उस पर हमने एक बेल्ट लगाया, बेल्ट का मतलब हमने स्ट्रिंग लगाया। क्या लगा हमने, ये स्ट्रिंग लगाकर यहाँ एक ब्लॉक लगा दिया, एक ब्लॉक यहाँ लगा दिया। इस ब्लॉक का मास कितना m2 है, इस ब्लॉक का मास कितना है, m1 है। अब जो ब्लॉक भारी होगा, ज़्यादा वेट का होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, और जो ब्लॉक थोड़ा हल्का होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। हमने यहाँ पर m2 को बड़ा कर दिया किससे, m1 से। तो m2 कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, m1 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ये बात आप समझ गए। अब हमको इसमें दिखाना है कि टेंशन जो आएगा इसमें, स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो कहाँ होगा। याद रखिएगा, टेंशन इज द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट। ध्यान देना। अब बताइए कि अच्छा, अब बताओ ग्रेविटी इस पे काम कर रही नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर ग्रेविटी के फोर्स को हम बना देते हैं। यहाँ पर क्या काम करेगा, m2g, नीचे की तरफ काम किया, ठीक ना। और यहाँ पर क्या काम करेगा, नीचे बोलो जी, ये काम करेगा आपका m1g, ठीक है ना। अब क्योंकि m2 बड़ा है और m1 छोटा है, इसलिए m2 कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और m1 कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और m2 का एक्सेलरेशन कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। इसका नाम देंगे हम a2, a नाम दिया हमने। तो आपको पता है ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो जिस स्पीड से क्या होगा, ये m2 नीचे की तरफ आएगा, उतनी ही रफ्तार से क्या, m1 ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो m2 का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, वही क्या होगा, m1 का ऊपर की तरफ होगा, ए ही होगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। जितना एक्सेलरेशन m2 का होगा उतना आपका m1 का, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। तो आपको ए निकालना होता है, तो मैं तरीके बताऊंगा निकालने के लिए, बट यहाँ पर समझ लो। अभी इसमें आपको टेंशन दिखाना है कि टेंशन बताओ स्ट्रिंग में कहाँ कहाँ लग रहा है। तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है, हर पॉइंट पर टेंशन लग रहा है, याद रखना,
हर एक पॉइंट पर टेंशन लग रहा है, और आपकी ये जो स्ट्रिंग होती है वो मासलेस होती है, इसलिए हर एक पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, हर एक पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम होगी, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर, है ना। हर पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या होती है, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है, टेंशन मतलब होता है तनाव। तो अब प्रॉब्लम इस बात की है कि हम कहाँ कहाँ टेंशन दिखा, जैसे हमने mg दिखा दिया यहाँ पर, तो क्या हर एक पॉइंट पर टेंशन दिखाएंगे, नहीं, सिर्फ जहाँ पर स्ट्रिंग जहाँ पर कांटेक्ट में है वहीं पर टेंशन दिखाएंगे। देखो आपने कहा सर स्प्रिंग यहाँ कांटेक्ट में है, तो टेंशन यहाँ कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट, हमेशा क्या होगा, अवे। देखो टेंशन ऊपर दिखाया मैंने, यहाँ पर दिखाया टेंशन टी, क्या यहाँ भी टेंशन है, यस, यहाँ भी टेंशन, यहाँ पर दिखाएंगे नहीं, जहाँ पर कॉन्टैक्ट, देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर, तो यहाँ पर अवे कहाँ होगा, अवे मतलब क्या है कि कांटेक्ट पॉइंट से दूर, क्योंकि ऊपर तो स्पेस है नहीं, तो कांटेक्ट पॉइंट नीचे की तरफ आएगा, ये आपके सॉरी ये आपका टेंशन का आएगा नीचे की तरफ, कांटेक्ट पॉइंट से अवे होगा। यहाँ भी कांटेक्ट पॉइंट है, यहाँ भी क्या होगा तुम्हारा, अवे ही होगा, टेंशन टी दिखाएंगे। अगर इस पॉइंट की बात करें कि व्हाट इज द टेंशन एट दैट पॉइंट, कहोगे सर अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट, अवे का मतलब क्या होगा, ऊपर की तरफ। अच्छा, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट एंड अलोंग द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अलोंग होगा, ठीक है ना। तो ये आपका टेंशन, ये देखिए आपने स्ट्रिंग में टेंशन दिखा दिया। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ आप यहाँ से कर लोगे। अगर मैं आपसे पूछूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका जो KYPM होने वाला है या WCT होने वाला है, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए प्लीज़ इस पर अटेंशन देना। फार्मूला जो बनाऊंगा उसको ध्यान से देख लेना। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M2 या M1, दोनों में से किसी का पूछ देगा आपको, तो दोनों तो एक ही होगा। तो जो यहाँ पर आएगा A इज इक्वल टू आएगा आपका, बड़ा कौन है, M2 माइनस M1, तो आप कहोगे सर M2 माइनस M1 कर दोगे, है ना बेटा जी, इंटू जी कर दिया आपने, अपॉन M1 प्लस M2 कर दोगे। इस फार्मूले को आप याद कर लेना, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आने वाला है, 100% आएगा। जो भारी है, जो बड़ा मास का होगा, छोटे वाले से मास को माइनस करके जी से मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन दोनों मास का सम कर दोगे, तो आपका ए निकल जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक समझ गए। तो इसको आप लोग समझ लेना कि अगर एट वुड्स मशीन में आपको ये निकालना है, तो आपको क्या है, M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M1 प्लस M2 करना होगा, ठीक है बेटा जी। जैसे मान लो कि अगर मैं M2 को बोल दूं कि M2 आपका 10 है, 10 kg है, और M1 आपका मान लो 5 kg है, तो बताओ ए कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, कहोगे सर ए कितना आएगा, M2 10 माइनस 5, और जी की वैल्यू हम 10 ले लेंगे, सिंपल ले लेंगे 10, और अपॉन 10 प्लस 5 कितना आएगा, 5 अपॉन 15 इंटू क्या आ जाएगा 10, तो 5 3 हो जाएगा, 10/3 आ जाएगा, 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा जी। अब मैं आगे चलता हूँ। जैसे कि बेटा क्वेश्चन आपका है, मान लो कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये आपका एक ब्लॉक है, और ये आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और अगर इस ब्लॉक को हमने क्या किया, सर्कुलेट कराया ऐसे, तो ये ब्लॉक ऐसे अब स्ट्रिंग में बंधा हुआ है, हमने यहाँ इसको पकड़ रखा है, इसको हम कराएंगे सर्कुलेट, से घूमेगा इस तरीके से ये ब्लॉक तेज़ी से घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लो हमने इस ब्लॉक को ऐसे यहाँ पर ये ब्लॉक अगर स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ऐसे घूम रहा है, हमें घुमाते हैं, मान लो इसको आपने कट कर दिया ऐसे। जब आप ये कट करोगे तो इस ब्लॉक की डायरेक्शन किधर होगी, क्या ये ब्लॉक ऐसे ही मूव करके आगे बढ़ेगा, या ये ब्लॉक ऐसे इधर निकल जाएगा, या ये ब्लॉक अंदर की तरफ आ जाएगा, किधर जाएगा, ठीक है। तो वास्तव में ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, इसके टेंजेंट के लॉन्ग है, कहाँ बेटा जी, इसके टेंजेंट के लॉन्ग इसकी वेलोसिटी है। इसके यहाँ पर कहाँ होगी, टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी होगी, जहाँ भी होगा टेंजेंट के लॉन्ग ही क्या उसकी वेलोसिटी होगी, अलोंग द टेंजेंट। जब इसको यहाँ से आप कट करोगे तो पक्का है कि ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव अलोंग द सर्कुलर, नहीं कहाँ मूव करेगा, मूव अलोंग द टेंजेंट, मूव अलोंग द टेंजेंट। तो ये टेंजेंट के लॉन्ग मूव कर जाएगा, चाहे हाथ छोड़ चाहे हाथ कहीं से, ये पक्का है कि टेंजेंट के लॉन्ग मूव करेगा, ठीक है ना। क्योंकि कट करने के बाद इधर ही भागेगा, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये ब्लॉक मान लो यहाँ होता तो ये इधर ऐसे निकल जाता, हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग ही मूव करेगा, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिवेटर केसेस, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। जितना बताऊँगा आपको बस उतना ही अंडरस्टैंड करना है। आपने देखा होगा लिफ्ट को, जिस पे आप खड़े होकर के नीचे आते हो, फिर ऊपर जाते हो ना,
लिफ्ट को देखा होगा, उसको बोलते हैं एलिवेटर। यहाँ पर एक एलिवेटर मैंने सिंपल बनाया है ना, और इसके अंदर जो हमने रखी है वेइंग मशीन, ये जो दिख रहा है ना ब्लॉक आपका, ये है वेइंग मशीन ये, और इसके ऊपर एक बंदा खड़ा है ना। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे हम यहाँ पर अर्थ पे खड़े होते हैं ना, अर्थ पे जब हम अर्थ पे खड़े होते हैं तो हम अर्थ को प्रेस करते हैं नीचे की तरफ ना, क्योंकि अर्थ हमें ग्रेविटी से खींच रही है। तो अर्थ हमारे सरफेस क्या, ये सरफेस हमारे ऊपर एक रिएक्शन लगाता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन वही लगाएगा जो जिससे ग्रेविटी इसको खींच रही होगी, है ना। तो इस रिएक्शन को जो इसकी बॉडी पर जो ऊपर की तरफ रिएक्शन लगता है, जिसको हम एन बोलते हैं, एन बताया था ना हमको, एन बोलते हैं, उसको हम आर लेके चलेंगे, उसको रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। चाहे आर लो चाहे एन, कहीं कहीं बुक में आर लिया है, कहीं कहीं एन लिया हुआ है, ठीक है ना। आप एन ही लेके चलो अगर आपको एन पता है तो ये जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है ना, बॉडी पे लगता है ऊपर की तरफ, यही बॉडी का वेट होता है। किसी भी बॉडी का वेट कैसे निकालते हैं, जो उस पर रिएक्शन आता है ऊपर की तरफ। हालांकि ये एन और एम जी ये दोनों बराबर होते हैं, है ना, तभी इसको बोलते हैं वेट ऑफ द बॉडी। तो बच्चे कहते हैं सर इसको वेट बोलेंगे या इसको वेट, वो दोनों ही वेट हैं, क्योंकि इसी की वजह से तो ये एन आया है। वास्तव में ये जो रिएक्शन लगता है उसी को वेट मानते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पर लगा हुआ रिएक्शन ही क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ गए। और ये एम जी के बराबर होगा। तो ये आपका एलिवेटर है, इसमें एक वेइंग मशीन लगी है जो कि आपके वेट को मेजर करेगी, ठीक। अब ये बिल्कुल ए इक्वल टू 0 हो, मतलब ये रेस्ट में है। ये कैसी है, बिल्कुल रेस्ट में है, तो आप इस पर खड़े हो गए। जब आप इसे खड़े हो गए तो आपने इसको एम जी से क्या किया, प्रेस किया। जो आपका जो जिससे अर्थ आपको खींचेगी ना, उसी से आपने इसको प्रेस किया। तो जब इसको प्रेस करोगे तो आपके ऊपर क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा। तो आप बताओ, आप तो न तो ऊपर जा रहे हो न तो नीचे जा रहे हो, आप यहीं पर खड़े हो, तो रिएक्शन जो होगा वही, ये जो रिएक्शन होता है आर ना, आर का मतलब एन, यही तो आपके वेट के बराबर होगा। तो इस केस में क्या होगा, ऊपर क्या है आर, आपकी बॉडी पर ऊपर क्या लगा, आर लगा, नीचे क्या लगा आपका एम जी लगा। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आर इक्वल टू क्या है, एम जी। तो मास तो कभी चेंज नहीं होता है ना, सिंपल एम जी हो जाएगा। व्हाट हैपन हियर कि अगर ये आपका एलिवेटर जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे, तो बताइए वेइंग मशीन में वेट का मेजरमेंट कितना होगा, ध्यान देना। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये बच्चा जो है ना, ये जो यहाँ बैठा है, खड़ा है, ये वेइंग मशीन को पहले से ज़्यादा प्रेस करेगा, क्योंकि वेइंग मशीन कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है कि नहीं है। तो आपको बस इतना सीखना है कि अगर पूरी की पूरी वेइंग मशीन कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है ए से, तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू आती है वो जी प्लस ए हो जाएगी, ठीक है ना। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन आप इतना समझना आपको है कि अगर पूरा का पूरा एलिवेटर क्या जा रहा है, अगर ए से ऊपर जा रहा है तो जो सिंपल जी था वो क्या हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। तो अब वेट कितना बन जाएगा, रिएक्शन जो वेट है, वेट कितना बन जाएगा, आर, ये हो जाएगा जी इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सिंपल जी नहीं रही, जी प्लस ए हो गई। तो अब जो यहाँ पर वेट दिखाई पड़ेगा उसको बोलेंगे अपेरेंट वेट। क्या बोलेंगे, अपेरेंट। पहले आपका वेट चेंज हो रहा है ना, मास तो आपका वही है, तो अपेरेंट वेट आर क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए। मतलब अगर वेइंग मशीन कहाँ गई, ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो जी में क्या हो जाएगा, जी क्या बन जाएगा, जी प्लस ए बन जाएगा। बस आपको ये समझना है। और आप देखिए ये आपका एलिवेटर क्या है, अगर ए एक्सेलरेशन से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो जी क्या बन जाएगा आपका, जी माइनस ए बन जाएगा। तो एलिवेटर अगर नीचे आया तो जी बन गया जी माइनस ए। तो इफेक्टिव वेट आपका कितना हुआ, जी इफेक्टिव कितना हुआ, जी माइनस ए हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अपरेंट वेट यहाँ कितना होगा, आर जी माइनस ए। तो आपने क्या सीखा कि अगर एलिवेटर खड़ा है, उस पर आप खड़े हो जाओगे तो आपका सिंपल वेट होगा, आपका सिंपल वेट एम जी होगा, और जो जी की वैल्यू सिंपल जी ही होगी 9.8। लेकिन अगर एलिवेटर क्या हो रहा है, किसी एक्सेलरेशन से ए से ऊपर जा रहा है, तो जितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उतना ही जी में क्या होगा, ऐड होकर के उसके वेट को बनाएगा। तो यहाँ पर जो जी इफेक्टिव है बॉडी पर, जी प्लस ए हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात को समझ गए। अब मैं अगर आप चौथा पॉइंट आपसे बोलूँ कि मान लो यहाँ एलिवेटर आपका है, ये एलिवेटर नीचे की तरफ गिर रहा है, और किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है आपका, जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिर रहा है वो। तो अब जब कोई भी एलिवेटर जी या ए एक्सेलरेशन से नीचे आता है तो उसका जो नेट एक्सेलरेशन होता है जी माइनस ए होता है कि नहीं है। अब यहाँ पर जी माइनस ए करना होगा अगर आपको, तो यहाँ आप करोगे जी माइनस जी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारा, एम जी माइनस जी। अभी आ जाएगा आपका 0।
तो कोई बॉडी अगर एलिवेटर में है, खड़े हो आप, है ना, और आपका अगर ऊपर से किसी ने एलिवेटर इसे कट कर दिया तो पूरा का पूरा एलिवेटर अगर फ्री फॉल मोशन कर रहा है, 9.8 से नीचे गिर रहा है, तो आपको अपना वेट क्या लगेगा, वेटलेसनेस होगा। आपको R=0, रिएक्शन 0 हो जाएगा, आपको अपना वेट मालूम ही नहीं पड़ेगा, यानी आपकी बॉडी पर कोई रिएक्शन ही नहीं लगेगा। अगर वो क्या है, अगर वो वेइंग मशीन G से नीचे गिरने लगी, अगर G से नीचे नहीं गिरेगी, मान लो A से नीचे गिरे तो G-A हो जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा एलिवेटर अगर G से ही नीचे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, mg-a फार्मूला ही होता है, तो mg-g करना पड़ेगा, तो रिएक्शन आपका 0। अक्सर बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया व्हाट हैपन अगर एलिवेटर क्या है, G से ही नीचे की तरफ गिरे, तो नीचे की तरफ गिरेगा तो G-a आएगा, ऊपर जाएगा G+a आएगा। तो नीचे की तरफ गिर रहा है तो G-a होना चाहिए, लेकिन A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सिंपल G ही दे दी गई है, तो आपने G-g कर दिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लिया। आपका 5th पॉइंट क्या है कि जो एलिवेटर है, मान लो एक दे रहा हूँ सिचुएशन, एलिवेटर है, वो एलिवेटर किससे आ रहा है, A एक्सलेशन से पूरा का पूरा नीचे आ रहा है, तो बंदा भी इसमें जो खड़ा है वो भी नीचे आ रहा है। इस बंदे के हाथ में एक बॉल है, ध्यान सुनना, एक बॉल है, ठीक है ना। तो जब तक इसने इस बॉल को पकड़ रखा है तब तक इस बॉल का भी कितना एक्सेलरेशन है, A के बराबर है, क्योंकि नीचे आ रहा है। जब इस बंदे ने बॉल को छोड़ दिया तो बॉल तो हो गई फ्री फॉल, बॉल क्या हो गई, फ्री फॉल हो गई। अब ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है। अब इसको देखने वाले दो लोग हैं, कौन कौन, एक तो ग्राउंड पे खड़ा है और एक खड़ा है एलिवेटर में, दोनों ही इस बॉल को देख रहे हैं। तो जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको तो ये बॉल सिंपल G से दिखाई पड़ेगी नीचे गिरती हुई, कि ये तो रुका हुआ है कि नहीं बेटा जी, बोलो जी। लेकिन ये इसके अंदर जो बंदा क्या बोलते हैं खड़ा है, ये बंदा खुद किससे नीचे गिर रहा है, बोलो जी, A से नीचे गिर रहा है कि नहीं है। ये क्या है, ये A से नीचे गिर रहा है और किसको देख रहा है, बॉल को देख रहा है। तो ये बंदा क्या करेगा, अपने एक्सेलरेशन को इसमें से माइनस करके देखेगा। तो जो बंदा एलिवेटर में है उसके रिस्पेक्ट में बॉल पर जो G की वैल्यू होगी वो G-a होगी, है ना बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। जो बंदा एलिवेटर में है उसके हिसाब से उसके लिए जो गिरती हुई बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा वो G-a होगा, और जो ग्राउंड पे है उसके हिसाब से बॉल का एक्सेलरेशन सिंपल A होगा, सॉरी सिंपल G होगा, क्योंकि हाथ से छूट गई है ना, तो इसके लिए सिंपल क्या है, G से गिरेगी। लेकिन जो एलिवेटर में है वो खुद A से कर रहा है एक्सेलरेट, तो ये अपनी क्या है एक्सेलरेशन को माइनस करके इसमें देखेगा। आई थिंक तो एलिवेटर वाले के लिए G-a हो जाएगा, ग्राउंड वाले के सिंपल G हो जाएगा। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको अंडरस्टैंड करो। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसको पढ़ो, आप इसको रीड कर लेना। मैं कल एक वीडियो और बना के भेजूँगा जिससे आपके कंप्लीट एक आपका एक कह सकते हो कि चेकलिस्ट टाइप का बन जाएगा, जिससे कि आप 1 बाय 1 करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसको डेप्थ में डिटेल में हम और पढ़ाएंगे, लेकिन इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखना, जहाँ जहाँ आपको डाउट हो तहाँ पूछ लेना बेटा, ठीक है। थैंक यू।